अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन देखी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। ऊपर मैं लिंक मेंशन कर रहा हूं, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख लें। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हु हैज टू फाइल रिटर्न, कौन लोग हैं किन को रिटर्न फाइल करना होता है, किन के लिए जरूरी होता है। तो आप तैयार हैं इस क्लास के लिए? तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक गाइस। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि किन लोगों को रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। हु हैज़ टू फाइल रिटर्न। तो आज के टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। वो कौन लोग हैं जिनको FBR ये कहता है कि आपने क्या करना है, रिटर्न को फाइल करना है, फर्निश करना है। तो सबसे पहले आ जाता है कंपनी। जब भी आप बात करें कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या हमारे पास कोई भी कॉरपोरेशन है, कंपनी के लिए ये मस्ट है कि वो अपना रिटर्न क्या करेगी, फाइल करेगी। उसके लिए कोई छूट नहीं है। उसको आमदनी हो ना हो, नुकसान हो, जो मर्जी हो जाए, FBR वालों ने ये बोला है कि एवरी कंपनी रिटर्न फाइल करेगी। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू फर्निश अ रिटर्न। गॉट इट? आगे चलते हैं। नंबर 2 और कौन है? नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो के पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं, जो एवरी इंडिविजुअल और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर अ टैक्स ईयर फॉल्स इन टैक्सेबल लिमिट्स। कहने का मकसद ये है कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, एवरी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको बोलते हैं, अगर उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट्स के अंदर फॉल करती है, आपने क्या करना है? आपने जस्ट जाके देखना है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है या जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, उनके रेट्स दिए होते हैं हमारे पास। FBR ने रेट्स मुहैया किए होते हैं। उस आपने आपकी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 4 लाख इनकम है, तो आपने जाके चेक करना है कि क्या वो टैक्सेबल लिमिट्स के अंदर आता है। अगर तो ये इस अमाउंट पर, इस इनकम पर टैक्स लगता है उन रेट्स के मुताबिक, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करना नहीं पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो वो टैक्स ईयर है उसमें जो इनकम है आपकी, क्या वो उन लिमिट्स के अंदर फॉल करती है। अगर फॉल करती है तो पार्टनरशिप जो भी होगी उसको भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कहती हैं कि हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जिनको वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है, इन सब के लिए क्या है, रिटर्न का जमा कराना जरूरी है। क्योंकि जो FBR होता है वो इनको चेक करता है कि क्या वाकई ये उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह सेम अप्लाई होता है वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस पे। वो इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव हैं क्लॉज 58 के तहत। यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइन किए हैं क्लॉज 36 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर, उनको रिटर्न जमा कराना जरूरी है। और वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस जो कि क्लॉज 58 पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल के अंदर मेंशन है और उसके अंदर उनको उनकी लिस्ट है, वो अप्रूव्ड है, उनको भी रिटर्न जमा कराना जरूरी है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी या पार्टनरशिप हो या वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हो, इनको रिटर्न जमा करवाना पड़ता है। फिर आ गया
पर्सन चार्जेबल टू टैक्स इन प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, एक ऐसा बंदा जो जिसने पिछले साल टैक्स भी दिया है और उससे पिछले साल भी टैक्स दिया है, ऐसा बंदा, a person who has been charged to tax in previous 2 years, वो बंदा जो पिछले 2 साल जिसने टैक्स दिया है, तीसरे साल उसकी आमदनी हो या ना हो उसको फिर भी रिटर्न जमा कराना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो वो बंदा जो प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स के अंदर अपनी इनकम पर टैक्स जिस पे लगा था और उसने जमा भी करवाया था, ऐसे बंदे को भी रिटर्न जमा करवाना इस साल पड़ेगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, पर वो बंदे जो कहते हैं कि हमें कोई लॉस हो गया जी, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इनकम हुई नहीं, लॉस हो गया, तो लॉस को आपने अगर क्लेम करना है तो उसके लिए, या आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले साल लेके जा रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। या अगर प्रीवियस टैक्स ईयर का लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप इस साल लाए थे, इस साल फिर लॉस हो गया, उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल लेके जाना चाह रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। एक ऐसा बंदा जिसके पास 1000 सीसी की मोटर व्हीकल है, जिस बंदे के पास 1000 सीसी की गाड़ी, आपको पता है ये मेरान जो होती है मेरे ख्याल से इससे कम होती है 1000 सीसी से, तो 1000 सीसी से जिसके पास गाड़ी है उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो बंदा जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है, NTN नंबर है, ठीक है, उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसा बंदा जो कि कमाता है तनख्वाह से, मतलब वो किसी जगह जॉब करता है, सैलरी लेता है और उसकी सैलरी 4 लाख या उससे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता हो सैलरी के रेट दिए हुए, सैलरीड इंडिविजुअल जो होता है, सैलरीड इंडिविजुअल के रेट्स दिए हैं आपको इनकम टैक्स में, तो उन रेट्स के अंदर आप देखें ना तो रेट्स 4 लाख से शुरू होते हैं, 4 लाख या उससे ज्यादा इनकम हो तो उस पर टैक्स लगता है। तो वो बंदा सैलरीड इंडिविजुअल जिसकी इनकम 4 लाख या 4 लाख से ज्यादा हो, उस पर उसको भी रिटर्न फाइल करना इलेक्ट्रॉनिकली लाजमी है। फिर वो बंदा जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी के, इसका मतलब वो कारोबार कर रहा है ना, कोई कमर्शियल काम कर रहा है, तो वो बंदा जिसके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और उसका बिल जो है वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए एनुअली। और लाजमी बात है आजकल जिस हिसाब से बिल आ रहे हैं, साल का बिल 50,000 से ज्यादा ही होना है। तो ऐसा बंदा जिसके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कनेक्शन मौजूद है और उसका बिल एनुअल 50,000 से ज्यादा है, तो उस बंदे को भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ऐसा बंदा जो बिजनेस करता है, इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और इसके लिए कंडीशन दी हुई है उन्होंने, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस exceeds rupees 3,50,000 but does not exceed 4 lakh, वो बंदा जिसकी इनकम 4 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा 4 लाख से कम हो, इसके दरमियान हो, फॉल करती है, उस बंदे को भी क्या करना पड़ेगा? टैक्स फाइल करना पड़ेगा। ऐसा बंदा जो है ऑनर है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन होगी या कोई घर वगैरह है, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग होगी, कोई भी आपके पास प्लाजा है जो भी है। कहता है पर्सन हु ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अ लैंड एरिया ऑफ 250 स्क्वायर फीट, मतलब 8 मरले जगह उसके पास मौजूद है, वो उसका ऑनर है, ओन्स एक बंदा, विद इन द म्यूनिसिपल बाउंड्रीज ऑफ एनी सिटी और कैंटोनमेंट एरिया और इन इस्लामाबाद टेरिटरी, मतलब वो CDA के अंदर आती है, वो किसी म्यूनिसिपल TMA के अंदर आती है, ठीक है, या वो आती है कैंटोनमेंट के अंदर। अगर किसी बंदे के पास एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसा लैंड है या ऐसी बिल्डिंग है जो कि 8 मरले की जगह है और वो आप ऑन करते हैं, तो आपको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक बंदे के पास फ्लैट है, ठीक है, और वो फ्लैट किस जगह पे होना चाहिए? यहां पे a person who owns a flat within the municipal boundaries सिटी कैंटोनमेंट या इस्लामाबाद, उसको भी, जिस बंदे के पास को फ्लैट है और इसी इलाके के अंदर CDA के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, TMA के अंदर या इसी तरह, उस बंदे को भी रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा।
एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है रेटिंग एरियाज के अंदर। अब ये रेटिंग एरियाज क्या होते हैं? रेटिंग एरियाज को समझना जरूरी है। रेटिंग एरियाज वो एरियाज होते हैं जिसके अंदर रेट्स जो होते हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन वालों ने फिक्स किए होते हैं। मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का रेट एक मिनिमम उन्होंने फिक्स किया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5 मरले का प्लाट 20 लाख रुपए से कम का इस एरिया के अंदर प्लाट नहीं बेचा जा सकता। मतलब क्या हुआ कि इस इलाके के अंदर के जो भी इलाका वो डिसाइड करेंगे कि ये रेटिंग एरिया है, उस रेटिंग एरिया के अंदर वो रेट खुद डिसाइड कर देंगे। मिनिमम एक रेट रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल 5 मरले का प्लाट 20 लाख का है जी, 20 लाख से ज्यादा का तो बेचेंगे तो आपकी मर्जी है, कम का नहीं बिक सकता। हम मिनिमम उसकी प्राइस ये रखते हैं। इसी तरह हो सकता है 7 मरले का 10 मरले का उन्होंने 30 लाख या 35 लाख रखा हो। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि रेटिंग एरियाज वो होते हैं जहां पे रेट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो एक बंदे के पास क्या है? पर्सन ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर फीट मीन 16 मरले या उससे ज्यादा उसके पास है तो उसको भी रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा। ऑनर ऑफ अ फ्लैट, फ्लैट है कितना? 7 मरले का या उससे ज्यादा का फ्लैट है और वो फ्लैट रेटिंग एरियाज के अंदर मौजूद है तो भी उसको रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, ऑनर ऑफ फ्लैट इन रेटिंग एरियाज। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बंदा, यहां इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ऑनर्स ऑफ फ्लैट इन रेटिंग एरियाज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। मतलब ये जो लोग हैं, ये नीचे जितने मौजूद हैं, बेवा होगी, डिसेबल पर्सन है या कोई भी है, अगर इन बंदों के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इन लोगों को रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि ये एक बेवा औरत है या एक ऑर्फन बच्चा है, यतीम बच्चा है, उसकी एज 25 साल से कम है, डिसेबल बंदा है, नॉन रेजिडेंट बंदा है, ऐसे बंदे को रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है अगर उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मौजूद है। ठीक है जी। आखिर में हमारे पास आ जाता है पर्सन रजिस्टर्ड विद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपने आप को रजिस्टर कराया होता है उन्होंने, या किसी प्रोफेशनल बॉडी जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविजनल बार काउंसिल, ICMA वाले हो गए, या हमारे पास जो आई कैप वाले हो गए। ये जितनी भी बॉडीज हैं, इन बॉडीज से जो बंदा रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी ट्रेड है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी एसोसिएट मार्केटिंग कमेटी है, इनसे जो भी बंदा एसोसिएटेड होगा उस बंदे को भी रिटर्न जमा करवाना जरूरी है। लास्ट में मैंने यहाँ रेटिंग एरियाज की डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेटिंग एरियाज means a area where district collection rates are fixed for sale and purchase of land. A person may not sell its property below such rates. तो इस ये रेटिंग एरियाज क्यों मतलब रेट्स क्यों डिफाइन होते हैं? क्योंकि रेट्स उन्होंने को टैक्स लगाना होता है, एक मिनिमम फीस रखी होती है, वो फीस मिनिमम उन्होंने रखनी होती है। तो इस वजह से ये रेट्स रेटिंग एरियाज के अंदर उन्होंने खुद से ही रेट्स फिक्स किए होते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो उन्होंने गजटेड ऑफिशियल गजट जो है पंजाब वालों ने, उसके अंदर रेटिंग एरियाज डिफाइन किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको उस बात समझ आई होगी। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको कोई लगता है कि मिस्टेक है, वो मुझे मेंशन करें, मैं उसको देख लूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको वीडियोज़ जो आएंगी वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।